कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पर हम सीटेट और अन्य टेट और स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे बारे में, मेरा नाम निर्मला साहू है। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर 5 to 6 ईयर मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग में। देखिए, लास्ट जो क्लास थी मेरी, वो आपको मैंने पोयम का एक्सट्रैक्ट करवाया हुआ था जो सीटेट में पूछा गया था। आज भी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि पोयम एक्सट्रैक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पैराग्राफ पे होगा, पैसेज पे होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश के लिए और हर टीचिंग एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए, अनसिन पैसेज, पैराग्राफ, राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर तरह के टीचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिर्फ सीटेट वालों के लिए नहीं, हर किसी के लिए ये तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि अपकमिंग DSSB एग्ज़ाम भी है जून में और जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम है। NVS वगैरह की भी फॉर्म निकल चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट भर चुके होंगे, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है कि पैराग्राफ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सीखेंगे क्या स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, तो आइए बिना समय नष्ट किए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। और ये सीटेट जनवरी 2021 का पेपर मैंने लिया हुआ है, जो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। Read the passage given below and answer the questions that follow from question number 91 to 99। ठीक है, ये पैसेज हम पढ़ेंगे। 91 से 99 तक जो क्वेश्चन दिए हैं, अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको हम सेलेक्ट करके उसका आंसर लिखेंगे। तो पहले पैराग्राफ समझने के लिए 2-3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे जो करते हैं। सबसे पहले तो हम एक सरसरी तौर पे जो बोलते हैं ना, रीडिंग कर लेते हैं, स्किम कर लेते हैं कि क्या बोला गया है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं, अगेन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि हमने पैराग्राफ को पहले एक सरसरी तौर पे पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन जो है हम उसके कीवर्ड्स को पकड़ सकते हैं और उसको हम उस पैराग्राफ में जाके फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में। ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ। हर पानी की बूंद जो है वो अपने आप में एक लाइफ को क्रिएट करने का, क्रिएशन करने की बात कहता है। ठीक है, करता है, मतलब बात कहता है नहीं, करता है। ठीक है, हर एक बूंद एक लाइफ को क्रिएट करता है। व्हेन द मॉनसून ब्रिंग टू द नॉर्दर्न इंडिया, जब मॉनसून कहाँ आता है, नॉर्दर्न इंडिया। द फर्स्ट रेन ऑफ समर, समर की जो पहली बारिश होती है। द पार्च्ड अर्थ ओपन इट्स पोर एंड क्वेंचेस। क्या बोला जा रहा है, जब नॉर्दर्न इंडिया में समर की पहली बारिश होती है, सूखा, पार्च्ड यानी होता है सूखा, सूखा जो अर्थ है ना, सूखा जो अर्थ होता है वो उनके पोर्स खुल जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। क्वेंचेस इट्स थर्स्ट, मतलब कि जो पृथ्वी है, धरती है, वो अपनी प्यास को बुझाती है, पोर्स खुल जाते हैं उनके। विथ अ हिस ऑफ एक्सटेसी, मतलब हिस ऑफ एक्सटेसी मतलब कि एक्सटेसी होता है जॉय, मतलब आप एकदम चरम सीमा पे जब होते हैं किसी भी आनंद का, के चरम सीमा पे जब होते हैं उसे हम एक्सटेसी कहते हैं, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर जॉय। और मतलब इतना ज़्यादा जब वो थर्स्टी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो जब पानी की बूंदे को लेती है अपने ऊपर, तो वो एकदम परम आनंद के स्टेज पे होती है, कह रहा है। आफ्टर बेकिंग इन द सन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों से, मतलब कि मानसून से पहले आप जानते हैं कि तपती धूप जो होती है उसमें पूरा जो धरती है बेक हो जाता है, हर चीज़ है ना सूखने लग जाती है, पार्च्ड हो जाता है, सूखा हो जाता है। तो पहली बारिश का अलग ही मज़ा होता है ना। हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग पहली बारिश आती कितना खुश हो जाते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बारिश में भीगते हैं। द लैंड लुक्स क्रैक्ड, जो बारिश से पहले जो धूप होती है जिसमें एकदम बेक हो गया होता है, वो कैसा लगता है, एकदम क्रैक है ना। धरती कैसे, ज़मीन कैसे दिखती है, प्लेन वगैरह क्रैक, फटी हुई है ना, डस्टी, टायर्ड है ना, थका हुआ, डस्ट से भरा, धूल है ना, बहुत ज़्यादा। ट्रीज़ वगैरह में भी आप देखते हैं इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई होती है। उसके बाद मानसून में जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो कितना सुंदर हो जाता है, ग्रीन हो जाता है पत्ता वगैरह, है ना।
वही चीज़ कह रहा है। नाउ ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। अब जैसे बारिश होती है ना, आप देखेंगे एक दिन में ही, या ओवरनाइट, मतलब ओवरनाइट बोला गया है कि रातों रात क्या हो जाता है, नए नए ग्रास आने लग जाते हैं, स्प्रिंग अप होते हैं, मतलब कि उगने लग जाते हैं। देयर इज़ रिन्यूअल एवरीवेयर, हर जगह ग्रीनरी, क्योंकि नया नया दिखता है। जो जितनी भी सूखी जगह है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे पॉपअप होने लगता है, खिलने लग जाता है, ग्रास वगैरह आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाते हैं, सब कुछ तो मतलब एकदम नया लगने लग जाता है। एकदम गर्मी के बाद मानसून में आप देखते हैं एकदम न्यू न्यू सा फील होता है ना, एकदम ग्रीनरी, नया, फ्रेश, एकदम रिजुविनेट कर देता है, एकदम लाइफ एकदम लाइवली हो जाता है, वही कह रहा है। एंड द डैम्प अर्थ रिलीजेस अ फ्रेग्रेंस स्वीटर देन एनी डिवाइस बाय मैन। और वो जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना मिट्टी से, जब उसमें पानी पड़ते हैं, है ना, तो जो खुशबू आती है ना मिट्टी की, वो इतनी अच्छी होती है कि हर जगह उसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी होता है स्मेल, ठीक है, इतनी अच्छी लगती है कि क्या ही बताएं। बहुत छोटी सी बात है, मतलब आप छोटा मोटा आप गार्डनिंग वगैरह अगर करते होंगे, वहाँ पर धूप के बाद आप शाम को जब मिट्टी में पानी डालते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। ठीक उसी तरह से जब पहली बारिश की बूंदें पड़ती हैं, है ना, खाली सूखी जगह पे जहाँ पर मिट्टी होता है या सूखी जगह पे, तो उस मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आती है, इतनी प्यारी आती है कि बहुत अच्छा फील होता है। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, ग्रास, लीफ, बर्ड, ब्लॉसम, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल एंड पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन। वाटर क्या करता है, खुशी लाता है, जॉय लाता है, कहाँ, अर्थ में। और उस अर्थ में क्या क्या होते हैं, ग्रास, लीफ, बर्ड यानी कि कलियाँ, ब्लॉसम यानी कि फूल, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, बर्ड एनिमल जानवर, पशु पक्षी, पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन और इंसान के भी, ठीक है। पाउंडिंग का मतलब यहाँ पे है पैल्पिटेशन, जब आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है उसे हम पाउंडिंग हार्ट बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम टू रोम्प नेक्ड इन द रेन, है ना, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं बारिश में खेलने के लिए। वो हम भी करते थे, अभी भी कभी कभी करते हैं, है ना। Buffaloes which have spent the summer listlessly around lake gone dry now plunge into the heaven of muddy water। और यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, बफेलो जो एकदम समर में बिल्कुल बहुत कम पानी में जाके, मतलब उस जगह में जाके हमेशा उसके आसपास देखते रहते हैं कि कुछ पानी मिल जाए तो वहाँ पे मैं रहूँ, इस टाइप का, मतलब वहाँ पे घूमते रहते हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि कीचड़ जो बन जाता है उस जगह में ही जाके वो वहाँ बैठ जाते हैं, और उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवनली फील होता है, ऐसा लगता है कि इससे सुंदर, इससे अच्छा कुछ नहीं। सून द लेक्स एंड रिवर विल ओवरफ्लो विद द मानसून जेनरोसिटी, है ना, जैसे मानसून के जो पानी आते हैं उससे क्या होता है, जो सूखा नदी, रिवर, है ना, नदियाँ हैं, तालाब है, वो सब क्या होते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं, मतलब कि पानी उसमें बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, ओवरफ्लो होता है। ट्रैकिंग इन द हिमालयन फुट हिल्स, ठीक है, हिमालयन जो फुट हिल होते हैं उसमें ट्रैकिंग वगैरह मतलब जो होना शुरू होता है, गर्मी में तो कोई नहीं कर पाता, बहुत धूप है करके। आई रिसेंटली वॉकड फॉर किलोमीटर विदाउट एनकाउंटरिंग हैबिटेशन। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो राइटर जो है, जो पैराग्राफ जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो जिसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली मतलब कि हाल ही में मैं कहाँ गया, कुछ किलोमीटर मतलब कहाँ गया, एक जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। आई वॉज जस्ट स्कोल्डिंग माई सेल्फ फॉर नॉट हैविंग ब्रॉट अलॉन्ग अ वाटर बॉटल। और वहाँ पे मैं जा रहा था जहाँ लोग रहते हैं, अपने आप को स्कोल्ड कर रहा था, अपने आप को चिल्ला रहा था कि मैं पानी का बॉटल लाना भूल गया, क्यों नहीं लाया अपने साथ। है तो होता ना, कई बार हम कुछ मिस्टेक कर लेते हैं, अरे यार अरे ये हम कैसे भूल गए, हम इतने बड़े मूर्ख हैं, इस तरह का अपने आप को स्कोल्ड करते हो, वैसे ही कुछ मतलब अपना हाल बता रहे हैं। व्हेन आई केम अक्रॉस अ पैच ऑफ ग्रीन ऑन अ रॉक फेस, तभी उसी बीच में वो क्या करते हैं, एक मतलब रॉक जो है, चट्टान है, वहाँ पर ग्रीन पैच मतलब कि प्लेन जैसा छोटा सा जगह, वहाँ पे वो आते हैं, प्लेन मतलब कि ज़मीन, ठीक है, फील्ड काइंड ऑफ एरिया, वहाँ पे वो आते हैं जहाँ पर ग्रीनरी होती है। आई पार्टेड अ कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न एंड डिस्कवर्ड अ टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर। देखिए ये वाला लाइन हो सकता है शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। आई पार्टेड अ कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर फर्न। टेंडर मेडन हेयर फर्न का मतलब है ग्रीन ग्रास जो होता है, पतले पतले लंबे लंबे सुंदर। वहाँ पे वो जाते हैं, देखते हैं, जब देखते हैं रॉक के पास, वहाँ पे क्या देखते हैं, ग्रीन ग्रीन सा उनको दिखता है, वहाँ पे देखते हैं कि ग्रीन ग्रास है, वहाँ पे वो जाते हैं, मतलब अलग होते हैं उस जगह से, थोड़ा सा जाके देखते हैं तो क्या उनको दिखता है, डिस्कवर्ड अ टाइनी स्प्रिंग, एक
छोटा सा स्प्रिंग, टाइनी मतलब छोटा स्प्रिंग यानी झरना, इशूइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर। अच्छा, चट्टान के बीच से फूटा हुआ कोई छोटा सा स्प्रिंग होगा, झरना होगा। देखते हैं ना माउंटेन वाली एरिया में कहीं कहीं पे फूटा हुआ रहता है चट्टान और वहाँ से झरने निकलते रहते हैं, है ना, उसको वो देखते हैं फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर। तो वहाँ पे क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया उन ट्रैवलर के लिए जो प्यासे हैं, जिनको पानी की अति आवश्यकता है, उसके लिए तो एक नेक्टर, मतलब कि नेक्टर का काम कर रहा है ये रॉक, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। उनको वो दिखता है, वहाँ पे वो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में। आई स्टेड देयर फॉर आवर्स, वहाँ पे वो बहुत देर तक रुकते हैं, घंटों रुकते हैं वो वहाँ पर, ठीक है, पानी वाली जगह में। वॉचिंग द वाटर डिसेंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू अ टाइनी केसमेंट इन द रॉक। और वहाँ से वो घंटों वहाँ पे बैठ के क्या देखते हैं कि वाटर डिसेंड का मतलब होता है नीचे गिर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे, है ना, बूंदे उस जो पानी की गिर रही हैं नीचे की ओर। जो चट्टान है उस चट्टान में वो गिर के जा रही है दूसरे चट्टान में, उसको वो घंटों बैठ के देखते हैं। ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन, हर ड्रॉप क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है, क्रिएशन यानी कि रचना जो होती है ना। दैट सेम स्प्रिंग, वही सेम स्प्रिंग आई लेटर डिस्कवर, क्या बोल रहे हैं कि वही सेम स्प्रिंग को मैं बाद में डिस्कवर किया, बाद में मैंने देखा। जॉइन अदर स्प्रिंग टू फॉर्म अ स्विफ्ट, वही स्प्रिंग दूसरे जगह पे, दूसरे स्प्रिंग को वो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, और एक बड़ा स्विफ्ट जो होता है ना, हम ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हैं, बड़ा एक उसमें स्विफ्ट की तरह बन रहा है, और एक स्ट्रीम यानी कि बड़ा झरना बना के उसमें मिक्स होके बड़ा झरना बन के वो जा रहा है। विच वेंट कैस्केडिंग डाउन द हिल, और बड़ा झरना वो दूसरे वाले स्प्रिंग में जाके मिल के बड़ा झरना बन के वो नीचे उतर रहा है। कैस्केडिंग यानी कि नीचे जब गिरता है, जल का जो प्रपात है वो नीचे गिरता है हिल से, उसे हम कैस्केडिंग कहते हैं। और वो क्या कर रहा है, अदर स्ट्रीम, दूसरे स्ट्रीम में, दूसरे झरने में जाके फिर से मिल के वो प्लेन, मतलब कि जो रिवर है, जो प्लेन होता है ना, नीचे सबसे नीचे जो रिवर होता है उसे प्लेन बोलते हैं, वहाँ पे वो आ रहा है। वही तो होता है ना, नदियाँ जो होती है चट्टान के बीच, छोटे छोटे झरने से पानी गिरते 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 एक चट्टान से दूसरी चट्टान, वो दूसरा स्ट्रीम में मिलते मिलते एक मतलब स्विफ्ट बना के वो एक प्लेन में आके आखिरी में गिर जाते हैं, मिल जाते हैं और बहते हैं। इट बिकेम पार्ट ऑफ रिवर, और क्या बन जाते हैं ये सब छोटे छोटे झरने, एक रिवर का पार्ट बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, है ना, आखिरी में आके वो सब कुछ रिवर में चला जाता है तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। एंड दैट रिवर फ्लो इनटू अनदर माइटियर रिवर, और वही छोटा रिवर एक बड़े रिवर में चला जाता है बहते बहते। एंड दैट रिवर फ्लो इनटू अनदर माइटियर रिवर, है ना, दूसरे बड़े रिवर में कई हजार किलोमीटर, है ना, चलते चलते मतलब बहते बहते वो बड़े मतलब रिवर के साथ मिल के और 1000 किलोमीटर जाते 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 कहाँ चले जाते हैं, सीधे ओशन में, ठीक है, समंदर में जाके ये बड़े बड़े रिवर है ना वो पानी मिल जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेंगे, हिमालय से जो रिवर मतलब छोटे छोटे स्प्रिंग है वो रिवर बनाते हैं, बनाते बनाते ये जो आपका नीचे नॉर्थ की ओर से पूरा नॉर्थ सेंट्रल आके पूरा कहाँ पे आके, बंगाल की जो खाड़ी है, ओशन जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे आके गिर के मिल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वैसा हो जाता है कि छोटे छोटे झरने स्ट्रीम में जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम में जाके वो क्या करते हैं, मतलब छोटे रिवर में, छोटा रिवर जाके बड़े रिवर में मिलता है, बड़ा रिवर जाके आखिरी में कई हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके बहते हुए जाते जाते वो जाके एक बड़े समंदर में मिल जाते हैं, ठीक है। बी लाइक वाटर, किसकी तरह बनो, वाटर की तरह। टॉट लाओ त्जू फिलोसोफर फाउंडर ऑफ टाओइज्म, देखो टाओइज्म के जो फिलोसोफर हैं, फाउंडर हैं, जिनका नाम लाओ त्जू है, वो हमें सिखाते हैं कि किसकी तरह रहो, पानी की तरह। बी लाइक वाटर मतलब ये जो लिखा है इन्होंने ही लिखा है, मे बी इसीलिए वो इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, यही इनके राइटर हो सकते हैं, उन्होंने ही लिखा हो। तो ये कहते हैं कि पानी की तरह रहो, है ना, बी लाइक वाटर, सॉफ्ट एंड लिम्पिड, है ना, सॉफ्ट यानी कि क्या होता है, कोमल, ठीक है, लिम्पिड यानी कि फ्लेक्सिबल, है ना, मिल जाना अच्छे से। इट फाइंड इट्स वे थ्रू, मतलब लिम्पिड कहने मतलब फ्लेक्सिबल, इतने फ्लेक्सिबल होते, लचीला होना चाहिए पानी की तरह। देखो पानी जब बहता है ना, सीधे बहता है
लेकिन मोड़ आता है तो अपने आप को मोड़ लेता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, लिम्पिड हो जाता है और जाके वो अपना रास्ता निकाल लेता है ना। कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकता, बहता पानी को अपना रास्ता बना के निकल लेता है। वही कह रहा है कि सॉफ्ट हो, लिम्पिड हो, फाइंड इट्स वे थ्रू, है ना, कैसे भी करके अपना रास्ता निकाल लेना है। ओवर और अंडर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एनी ऑब्स्टिकल, कोई भी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है परेशानी, बाधा, किसी भी बाधा से निकल कर, है ना, आप अपने आप को सॉफ्ट रखेंगे, बिल्कुल कोमल, फ्लेक्सिबल, लचीला, ताकि कोई भी जीवन में आपके ऑब्स्टिकल आए, परेशानी आए, आप उस परेशानी में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि रिवर वगैरह या छोटे छोटे झरना वगैरह रहता है, उसके बीच में खूब सारा स्टोन वगैरह रहता है, वो बहते रहता है, तो स्टोन भी रहता है, उसके बावजूद भी वो अपना रास्ता मोड़ लेता है पानी और दूसरी जगह से जाना, बहना शुरू कर देता है, लेकिन वो रुकता नहीं कि वहीं पे पानी रुक गया, है ना। बहता हुआ रिवर को आपने देखा होगा, नदी को, वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं। उसी तरह से हमें भी पानी की तरह फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, और हमें हर सिचुएशन, हर बाधाओं में अपने आप को ढाल लेना चाहिए और रास्ता निकाल लेना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। इट डज नॉट क्वारल, किसी से लड़ाई नहीं करता। बीच में पत्थर आ जाता है तो क्या लड़ने लग जाता है, रुक जाता है? नहीं, वो अपना रास्ता बना लेता है। इट सिंपली मूव्स ऑन, चुपचाप अपना रास्ता बना के मूव कर लेते हैं, है ना, वही बोला गया है। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। सरल और साफ शब्दों में जो राइटर है वो हमें समझाना चाहते हैं कि इंसान को पानी की तरह होना चाहिए। पानी हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देता है किसी भी तरह से, ठीक है। और पानी जो है हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, हर परिस्थितियों में, हर कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे चुपचाप निकल लेता है, बिना किसी झगड़ा किए हुए अपने रास्ते बना के चुपचाप निकल लेता है। बहुत ही वाटर जो होता है, पानी होता है, सौम्य होता है और लचीला होता है। हम इंसान को भी अपने जीवन को उसी तरह से अपने आप को बनाना चाहिए, ताकि हम हर परिस्थितियों का सामना कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से पैराग्राफ खत्म होता है। आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब पैराग्राफ हम समझ लिए हैं तो क्वेश्चन आंसर करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर बाय गिविंग शाउट ऑफ जॉय, फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, सिंगिंग एंड सॉन्ग। देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड पैराग्राफ में देखा है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं समर से, तो यहाँ पे हम सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ, ग्रास, ब्लॉसम, बर्ड, एनिमल, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे दिया स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम्स टू रोम्प नेक इन द रेन। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यही पूछा गया है कि चिल्ड्रन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। यहाँ पे दिया है ना, ये देखिए, चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम टू रोम्प नेक्ड इन द रेन। रोम्प यानी कि खेलना, कूदना, उछलना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय। जो टाइनी स्प्रिंग है, यहाँ पे हम देखते हैं ना, वो जब चल के आते हैं तो कि एक छोटा सा स्प्रिंग है, ये देखिए, आई पार्टेड अ कर्टन वाला लाइन है, डिस्कवर्ड अ टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक नेक्टर। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ से वो निकला, रॉक नेक्टर फॉर थर्स्टी ट्रैवलर। देखिए, और वो कहाँ से निकला हुआ है, मेडन हेयर फर्न, टेंडर मेडन हेयर फर्न। ऑप्शन दिया है द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय। ये कहाँ पर छुपा हुआ है जिसको वो डिस्कवर करता है, बोल रहा आई पार्टेड अ कर्टन ऑफ टेंडर मेडन हेयर। ये आपका आंसर है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, क्या अलग किया उन्होंने, कर्टन मतलब कि पर्दा, एक तरह का पर्दा, ग्रीन जो ग्रास का जो पर्दा है उसको उन्होंने हटाया, तो वो क्या डिस्कवर करते हैं, टाइनी स्प्रिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है थिक मॉस, मेडन फर्न हेयर, ब्रशेस एंड क्रीपर, सॉरी बुशेस एंड क्रीपर, टॉल ग्रास। तो यहाँ पे दिया है ना आई पार्टेड कर्टन, कर्टन मतलब कि जो पर्दा है, मतलब कि जिससे ढक गया था, कर्टन मतलब पर्दा होता है, लेकिन ये यहाँ पर टेंडर मेडन हेयर जो है, जो ग्रीन, जो पतले सॉफ्ट जो ग्रास होते हैं उससे ढका हुआ था, जिसको उन्होंने हटाया और उनको टाइनी स्प्रिंग मिला, डिस्कवर्ड टाइनी स्प्रिंग। तो मेडन हेयर फर्न, ये देखिए आंसर, टेंडर मेडन हेयर फर्न उन्होंने हटाया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, समझते जाएंगे क्वेश्चन को अच्छे से, बिल्कुल आसान होता है, बस समझना है, क्योंकि आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेते तो हो जाता। हमारा आंसर हो जाएगा इसका सेकंड नंबर, मेडन हेयर फर्न, सेकंड नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिवर अ टाइनी ड्रॉप हैज़ टू। देखिए, एक रिवर का पार्ट है ना, हिस्सा बनने के लिए टाइनी ड्रॉप को क्या करना पड़ता है,
suffer a lot, merge its identity, depend on external forces, have a lot of strength। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ ये बोला गया है, क्या बोला गया है वो जब देखते हैं, ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन द सेम स्प्रिंग डिस्कवर्ड, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक बड़े रिवर में एक छोटे से उसको मिलने के लिए उनको क्या बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, एक तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, क्योंकि बाकी जो ये आपका फर्स्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि एक रिवर में एक छोटे से ड्रॉप को जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सफ़र अ लॉट। सफ़र करने की बात नहीं, वो अपना स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेंथ चाहिए। सफ़र क्यों करना है, सफ़र करना मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान होना। परेशान क्या होना, उसका तो काम ही है, वो तो बहते चला जाता है, ठीक है। मर्ज इट्स आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी उसको मर्ज करता है, नहीं ऐसा नहीं है कि उसकी जो पहचान है, ये पानी की जो पहचान है वो चली जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा, है ना, जैसे विंड वगैरह है, और तभी उसको पानी को हिलाएगा, लेके जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। वाटर को एक मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब पानी की बूंदों को स्ट्रेंथ बननी पड़ती है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ताकि वो धीरे 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 मिलते एक बड़े रिवर में जाके बन सके, है ना। क्या होता है, माउंटेन से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, फिर एक झरना बनाता है, रिश्ते रिश्ते छोटा छोटा झरना बड़े झरने में मिलता है, और वो झरने जाके छोटे रिवर में मिलते हैं, छोटे रिवर से बड़े रिवर में, रिवर से एक बड़ा सी और बड़ा ओशन में जाके मिल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाउंडिंग। देखिए पाउंडिंग जो वर्ड है, मोस्ट सिमिलर इन जो ऑप्शन में है उसमें क्या दिया गया है, और ये पाउंडिंग जो है वो एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ पैसेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट एंड पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन। पाउंडिंग हार्ट मतलब कि जब हार्ट तेजी से क्या होता है, हार्ट बीट करता है, पैल्पिटेशन करता है, उसे हम पाउंडिंग कहते हैं, है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर है। शेकिंग यानी हिलना होता है। बी नंबिंग यानी कि जो नमनेस आती है, मतलब ठंडा हो जाता है आपका हाथ पैर, वो नहीं होता है जब, है ना, वो होता है, मतलब उसको बोला गया बी नंबिंग। सिंकिंग यानी कि डूबना, ये भी नहीं होगा, शेकिंग भी नहीं होगा, बिनम्बिंग नहीं होगा। पैल्पिटेशन होता है, मतलब पैल्पिटेटिंग। पाउंडिंग यानी कि हार्ट बीट जब आपका तेज तेज धड़कने लगता है उसको पैल्पिटेशन बोलते हैं, और वही चीज़ बोला है क्योंकि हार्ट के बारे में बोला गया उस पैराग्राफ में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैन का जो हार्ट है वो पाउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पैल्पिटेटिंग, 3rd नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट, Which one of the following word is most opposite in the meaning to the word descend, para 3 as used in the passage। यहाँ पे देखिए मोस्ट सिमिलर मतलब सिनोनिम बताया था, यहाँ पे ऑपोजिट जस्ट दे दिया है। तो तीसरा नंबर जो पैराग्राफ है बोल रहा है डिसेंड। डिसेंड यानी आपको मैंने पहले बताया था, डिसेंड यानी कि नीचे की ओर गिरना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू अ टाइनी केसमेंट इन द रॉक, है ना। रॉक में जाके वो धीरे धीरे गिरते जाते हैं। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट क्या होगा, तो देखिए क्या क्या दिया, फ्लो यानी बहना होता है, असेंड यानी ऊपर की ओर होता है, हॉवर का मीनिंग अलग है, जूम यानी बड़ा करना होता है, ठीक है। तो हमारा एप्रोप्रिएट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो है असेंड, मतलब डिसेंड यानी होता है नीचे की ओर जाना, और यहाँ पे बोला अपोजिट, तो उसका होगा असेंड, सेकेंड नंबर क्योंकि उसका मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। नेक्स्ट देखते हैं 96, Which part of speech is underlined word in the following sentence। ये जो सेंटेंस है, ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। अब इसमें जो ऑलमोस्ट को अंडरलाइन किया है ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं क्या क्या होता है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सबको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। 7 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया, प्रोनाउन दिया, एडजेक्टिव दिया, एडवर्ब दिया। अब ऑलमोस्ट जो होता है, ठीक है, उसको आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग, ओवरनाइट यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। नाइट क्या है, एक नाउन ले लेंगे, ओवर बोला गया है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव को जो बताता है वो क्या होता है, उसकी भी विशेषता को बताता है। तो और उस एडजेक्टिव की विशेषता
को बता रहा है वो ये एडवर्ब हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट बोल रहे हैं ना कि मतलब ऑलमोस्ट यानी पूरी पूरी तरह। तो ये जो मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ऑलमोस्ट ओवरनाइट है ना, टाइम को बता रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा एडवर्ब, नंबर 4th आंसर है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं 97। Which part of the sentence contain an error? He knew that he will go back on his promise. देखिए यहाँ पे कौन सा एरर है सेंटेंस में। ही न्यू बोल रहा है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया, पास्ट टेंस है। नो का पास्ट टेंस होता है न्यू, ठीक है। अब ये दैट ही विल, अब यहाँ पे जब ये पास्ट टेंस बता रहा है तो दैट ही विल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर को करता है। गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, मतलब उसे पता था कि वो अपने प्रॉमिस को रखेगा, ठीक है, अपने प्रॉमिस पे जाएगा, मतलब अपने प्रॉमिस को वो रखेगा। तो ही न्यू बोला है, पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट टेंस है तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वो फ्यूचर विल जो है, विल जो एज अ फ्यूचर फॉर्म को हम बताते हैं पास्ट टेंस में, तो वो वुड हो जाता है ना, पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर सेंटेंस में ही न्यू दैट ही वुड होना चाहिए था, जबकि इसने ही विल लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि एरर है, 2 नंबर, ठीक है। नंबर 2 का जो ये बी है, दैट ही विल है, उसकी जगह हमको होना चाहिए था वुड, तो नंबर 2 है आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देर इज अ रिन्यूअल एवरीवेयर, न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड, द डैम्प अर्थ रिलीजेज अ स्वीट फ्रेग्रेंस। इसमें से कौन सा सही नहीं है। हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, देर इज अ रिन्यूअल एवरीवेयर, हर जगह न्यू न्यू लगता है फर्स्ट पैराग्राफ में। न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, ये भी हमने देखा उसी फर्स्ट पैराग्राफ में। द डैम्प अर्थ रिलीजेज अ स्वीट फ्रेग्रेंस, ये सेकंड पैराग्राफ में देखा। लेकिन द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एंड किसी भी पैराग्राफ में नहीं देखा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3। देखिए यहाँ पे आपको मैं पैराग्राफ में दिखा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए डैम्प अर्थ रिलीजेज द फ्रेग्रेंस स्वीटर, ठीक है, सब कुछ रिन्यूअल हो जाता है, यहाँ पे दिया है देर इज रिन्यूअल एवरीवेयर, डैम्प अर्थ रिलीजेस फ्रेग्रेंस, है ना, ये दोनों हो चुका है। और क्रिएशन वाली भी बात इसने यहाँ पे फर्स्ट में ही कह दिया था, लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन एंड लाइफ इटसेल्फ, यहाँ पे हो गया, तीनों हो गया। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ में, स्वेल्टरिंग हीट के बारे में कहीं नहीं बोला है। फिर यहाँ पे तो झरने के बारे में बात की गई है, फिर वो रिवर में कैसे फॉर्म होता है, और एक मानव को भी पानी की तरह होना चाहिए, ये सब बातें कही हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं खेलते हैं, है ना, और सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है। फिर एक वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ, पानी को देखता हूँ झरने से निकलता हुआ, ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन कहीं भी हमने ये द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड हमने नहीं पढ़ा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा नंबर 3, क्योंकि ये सही नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये लास्ट है, ठीक है, 99। द अर्थ डज नॉट लुक डैश बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। द अर्थ डज नॉट लुक, क्या होगा, क्रैक्ड। अर्थ क्रैक्ड कैसे दिखेगा, गलत है ना। द अर्थ डज नॉट लुक डस्टी बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, डस्टी तो दिखता है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब है मॉनसून शुरू होने से पहले कैसा नहीं दिखता है। तो देखिए क्रैक्ड तो दिखता है, हमने पहले ही पढ़ा था यहाँ पर, है ना, सब कुछ मॉनसून आने से पहले देखिए कैसे दिख रहा था, क्रैक। यहाँ पे हमने कहीं पे पढ़ा था ना क्रैक्ड, कहीं पे तो हमने देखा था ना, क्रैक्ड वर्ड पढ़ा भी। देखिए आफ्टर बेकिंग द सन, है ना, फ्यू मंथ, द लैंड लुक क्रैक्ड डस्टी टायर्ड। देखिए क्रैक्ड डस्टी टायर्ड दिखता है मॉनसून आने से पहले, लेकिन क्या नहीं दिखता है, यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन में, क्रैक्ड दिखता है, डस्टी दिखता है और टायर्ड दिखता है, लेकिन क्या नहीं दिखता है, ब्राउन की बात कहीं नहीं की गई है। तो यहाँ पे बोला गया द अर्थ डज नॉट लुक, क्या नहीं दिखता है, ब्राउन नहीं दिखता। आंसर नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि क्रैक तो दिखता है, डस्टी दिखता है, टायर्ड दिखता है मॉनसून आने से पहले। मॉनसून की पानी जब गिरती है तो बिल्कुल रिन्यूअल हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ है ना। फिर ये नेक्स्ट पोयम है, एक्सट्रैक्ट है, ये हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी होगी। तो आई होप जो कुछ आज हमने पैराग्राफ किया है वो आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।